अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। मैं कोई यूट्यूबर नहीं, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का अंधभक्त हूँ। लोगों को अवेयर करना ही, वो एजुकेट करना मुख्य मकसद है। और मैं बता दूं कि बहुत जल्द ही मैं अब एजुकेशन, इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर भी वीडियो डालने वाला हूं। लेकिन अभी जो अवेयरनेस का जो भी काम कर रहा हूं उसको मैं कर लूं। मेरी कविता, जो कि मैं जंगल में चुनाव, जो कविता 2017 से लिख रहा था, आपने देखा ही है कि उसमें लिखी हुई हर एक बातें बिल्कुल एक्यूरेट हुई है। और यहाँ तक मेरा एग्जिट पोल भी एक्यूरेट रहा है। और जैसा मैंने पहले ही कह दिया था कि हम गवर्नमेंट बनेगी तो सरकार चाहे किसी की भी बने, हंग गवर्नमेंट तो है ही है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे प्रश्नों का जवाब दूंगा जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। बिल्कुल नहीं कि हार किसकी हो रही है, कब तक सरकार चलेगी, क्या होगा, कैसे आगे रणनीति होगी। हर एक प्रश्न का आपको तर्क संगत आंसर मैं देने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था, मेरे एग्जिट पोल का जो नतीजा था वो मैं आपके सामने ही है। ये जो मैंने पहले, आप मेरे सारे वीडियोज लाइन से पहले को भी देख सकते हैं कि मैंने क्या कहा था और क्या हुआ है। और जंगल में चुनाव कविता का तो फर्स्ट एपिसोड जब चुनाव चल ही रहे थे, शुरू हुए थे, उसी समय मैंने बता दिया था कि इस तरह की मैंने सरकार जो है मुझे नज़र आ रही है। और जैसा कि अभी आपको ये सामने रिजल्ट भी मैंने यहाँ पे पिछली वीडियो में बताया था कि 99 कांग्रेस, 37 समाजवादी पार्टी, टीएमसी 30, डीएमके 39, आरजेडी 4, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे जी की है, ये सब यानी कि आपके सामने ही है। और ऐसा ही आपके सामने गवर्नमेंट नज़र आ रहा है। कुछ साथियों ने पिछली बार मुझसे कहा कि आपको जो है, आपने मतलब दो नाम पहले ज़्यादा दिए। एक, हालांकि मैंने कहा था कि बहुत हद तक बीजेपी की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है, और बहुत हद तक क्या कि बहुत कंफर्म भी है। ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही कहा था। और लेकिन उसमें मैंने एक बात और भी कही थी कि मैंने गडकरी जी का नाम बताया था आपके सामने, जो आपने अभी कल परसों से मीडिया में, जिनका नाम भी बाहर आ ही रहा है। और मैंने उसके बाद जो दूसरा मैंने खड़गे जी का नाम बोला था। खड़गे जी का बोलने के पीछे कारण था, ये रणनीति के अकॉर्डिंग मैंने दोनों ही नाम बोले थे। क्योंकि जिस तरीके से टीडीपी ने चुनाव जीतने का काम किया है, और उस समय जो टीडीपी, जो आंध्रा में दोनों चुनाव थे, विधानसभा के भी, जैसे आंध्रा और उड़ीसा दोनों में विधानसभा के भी चुनाव थे और लोकसभा के भी थे। और ये मैं इसको रणनीतिक जीत कहता हूँ, वो खासकर वो भी किसकी, टीडीपी की। क्योंकि टीडीपी ने अपनी जो गवर्नमेंट बना ली, कहाँ पे, आंध्रा में 135 सीट 175 में वो लेकर आए। यहाँ तक कि जो पवन कल्याण जी, उनको 21 सीटें मिली, बीजेपी को वहाँ 8 सीटें मिली। तो मिला जुलाकर जो है पूर्ण मेजोरिटी में वो आए हैं। और वहाँ पे अब उनको 5 साल तक तो कोई खतरा नहीं है। यानी कि अगर वो जो है स्पेशल स्टेट की मांग ना भी करें तो भी उनका काम चलता है, क्योंकि 5 साल तक तो चुनाव होने नहीं है। लेकिन ये बात जो कि आपको मीडिया बिल्कुल नहीं बताएगा, और ना ही इस पर कोई भी आपने बहस देखी होगी कि जो उनका मैनिफेस्टो था उसमें क्या था। उसमें उन्होंने जो है इमाम को 10,000 रुपये देने की बात की थी, मस्जिद के रख रखाव की बात की थी। अभी मैं इस पर डिटेल पे आऊँगा। तो मिला जुला कर कि या तो एक चेहरा बदल देना, क्योंकि जो मोदी जी ने जितने वोट मांगे थे, मुस्लिम आरक्षण को लेकर मांगे थे, कहे थे कि हम नहीं लेने देंगे, और वहाँ उनके मैनिफेस्टो का ही 4% का हिस्सा है। और वहाँ पे अलायंस, वो भी ये नहीं कह रहा मैं कि अलायंस एक होता है पोस्ट अलायंस, जो कि मजबूरी में बनती है। जैसे कि अगर एनडीए और टीडीपी, वो क्या कहते हैं, जेडीयू और टीडीपी अब टूटकर इधर आ जाती है, तो वो एक मजबूरी में बनी हुई अलायंस है। वो ज़्यादा ही खतरनाक है, क्योंकि आप मजबूरियों में इधर जा रहे हैं, और वो प्री अलायंस नहीं है। दोनों के विचारों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को हो सकता है। लेकिन जो इलेक्शन से पहले के अलायंस होते हैं, जैसे मैंने कहा कि टीडीपी ने पहले का ही अलायंस था ये बीजेपी और टीडीपी का। और वहाँ पे वो जो सरकार में उनकी मांग थी, उन्होंने 4% रिजर्वेशन की बात की, ईदगाह कब्रिस्तान के लिए ज़मीन आवंटित करने की बात की, मुस्लिम फाइनेंस कमीशन की ओर से 1 लाख का लोन तक देने की बात की। यानी कि बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो कि बीजेपी के मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। और खासकर उस पर इतने ज़्यादा वोट मांगे भी जा रहे थे दूसरी तरफ, है ना। वो एक तरफ हिंदी पट्टी में इन चीज़ों को लेकर बातें कही जा रही थी। तो इसमें मेरा ये मानना है कि मीडिया ने इन मुद्दों को भी उठने ही नहीं दिया, बिल्कुल ही बात ही नहीं आ पाई। तो ये चीज़ें क्या है कि मैं इसमें एक एक चीज़ के पीछे आपको बताऊंगा कि मीडिया का ऐसा रोल क्यों रहा, है ना, और कितनी सीटों पे उन्होंने प्रभावित किया है। बहुत सारे प्रश्न का आपको इसमें जवाब दूंगा। और यहाँ तक कि सरकार जो है, मैंने जैसे कि पिछली बार ये मेरे स्लाइड्स पहले के हैं कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसके लिए मैंने जो नाम दिए थे और साफ साफ लिखा था कि विपक्ष अगर सरकार बनाती है तो नैतिक मूल्यों का ह्रास होगा।
101% उनके नैतिक मूल्यों का ह्रास होगा, क्योंकि जो मेजोरिटी आई है, जो मैंडेट मिला है, वो मिला है एनडीए को। इस बार आपने देखा होगा कि जो मोदी जी ने कहा 50 डेढ़ घंटे का जो उनका भाषण है ना, वो निश्चित तौर पे वो 1.5 घंटे मेरे हंग गवर्नमेंट को प्रूव कर रहा है। मैंने बड़ी साइकोलॉजिकल चीज़ों पे उस पर स्टडी किया। उन्होंने एक चुनावी भाषण दे दिया, इतनी सारी 5 साल की बात कर दी, 10 साल की बात कर दी, और इस तरीके से उन्होंने चुनावी एक भाषण दिया ताकि अब उनसे कोई अलायंस का पार्टी ना टूटे, उल्टा कोई दूसरा है तो आ जाए। कारण क्या है कि जिस तरह के उन्होंने विजन को बताने की कोशिश की है, ऐसे पिछले 10 साल में उनके कार्य में देखा तो नहीं गया है, लेकिन उन्होंने इस तरीके से बहुत लंबे भाषण दिए हैं जिससे कि वो चीज़ें दिखाई देती हैं कि आगे उनको अपने जो पोजीशन है उसमें कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब जैसा मैंने ये पिछली बार भी कहा कि जो टीडीपी और जो जेडीयू, दोनों के साथ सरकार बनाने के लिए उन्होंने जो भी अपनी रणनीति बनाई है ना, एनडीए को तोड़ आईएनडीए जो है, इंडिया अलायंस जो गठबंधन है, उसको तोड़कर नीतीश जी को लाना, फिर टीडीपी के साथ अलायंस करने से पहले वाईएसआर जो कि उनके बहुत बड़े समर्थक रहे हैं, शुरुआत से उनके साथ रहे हैं, उनको भी दगा देकर अंत में टीडीपी के साथ अलायंस करना। निश्चित तौर पे उन्होंने मौसम को भांप लिया था और उन्होंने इसके अकॉर्डिंग वहाँ काम किया और उनको इससे जीत भी मिली। लेकिन फिर भी जो देखा जाए तो मैंडेट मोदी जी को मिली कि नहीं मिली, है ना? क्या सरकार बनाने के फेवर में मीडिया और इतने सारे पैसे कॉरपोरेट सब एक तरफ हो गया, उसके बाद भी क्या सरकार बनाने की पोजीशन बनी या नहीं बनी? तो ये जो भी बातें मैंने कही थी उसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। मैं इसमें एक एक पहलू पे भी बता रहा हूँ कि कौन कौन से कारण है। इसको मैं अभी डिटेल में आपके सामने, क्योंकि मैंने स्लाइड्स बना लिया है, कोशिश इसलिए की है ये कि ताकि मैं कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बातों को आपके सामने रख पाऊँ और एक एक शब्द का जवाब आपको तर्क के साथ मिलेगा। और मेरा ये जो मानना है कि जो भी चीज़ें हैं कि हार किसकी हुई है या किसकी जीत हुई और आखिर जीता कौन है, आप ये मत सोचिए, जैसा कि मैंने पिछले, आप स्लाइड में देखेंगे, लास्ट स्लाइड से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कि मैंने कहा था कि विपक्ष अगर सरकार बनाती है तो नैतिक मूल्यों का ह्रास होगा। निश्चित तौर पे इसके बाद उन्होंने घोषणा की, मेरे इस वीडियो के बाद उन्होंने घोषणा की कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, है ना, यानी कि विपक्ष में रहना मजबूत करेंगे। और उन्होंने 30 लाख करोड़ की एक बात भी शेयर बाजार में घोटाले की रखी कि किस तरीके से एग्जिट पोल के माध्यम से कमाया गया। मैं इसमें अपना पर्सनल अनुभव भी आपके बीच में शेयर करूंगा और उसके तथ्य भी दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आंख बंद करके कोई भी चीज़ों को बिलीव कर लेता हूं, तो ये भी कहूंगा। और यहाँ पे उनके पास मजबूरी एक ही दिखती है मुझे, वो है सर्वाइवल की लड़ाई, कि क्या अगले 5 साल में सरकार अगर ये बनती है तो उसके बाद क्या ये अटैक जो मोड है वो और ना बढ़ जाए, क्योंकि अब एनडीए की जो पार्टी जो जेडीयू है, वहाँ अगले महीने ही बिहार, मतलब अगले साल ही 2025 में चुनाव होने हैं और उनका अलायंस का मेन मकसद ये भी है कि बिहार की सत्ता उनकी बनी रहे। और टीडीपी का मेन मुद्दा ये है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिले और एक तरीके से जो उन्होंने जो भी अपनी मैनिफेस्टो में कहा है उसका काम हो और मलाईदार मंत्रालय जितने भी हैं उनको मिल जाए। तो आखिर ऐसे में मुझे बिल्कुल ही बताऊं कि हर बार मोदी जी सरप्राइज करते हैं, तो मुझे इस बार 101% था कि बीजेपी में बहुत बड़े बड़े अव्वल बड़े अच्छे को योग्य नेता हैं, है ना, चाहे वो राजनाथ सिंह जी हों, चाहे वो आरएसएस को भी मैं बहुत ही लंबे तरीके से मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो बड़े बड़े विचारक हैं और मैं उनसे उम्मीद नहीं करता कि जब मेरे जैसे बिल्कुल छोटे व्यक्ति, आम व्यक्ति अपनी बात को रख सकते हैं। मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं है कि इसमें किसकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन जो इतने बड़े लेवल पे जिनको जनता का प्यार मिला है वो लोग चुप क्यों है? ऐसे में एक तरीका हो सकता था कि गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री दोनों ही चेहरे बदले जा सकते थे। और ऐसे वक्त में टीडीपी, क्योंकि जिस चीज़ को मोदी जी ने बार बार मुस्लिम आरक्षण की बात की और उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा ही 4% आरक्षण से शुरू होता है ना, सारा का सारा तुष्टिकरण से ही उनका होता है। हज हाउस बनाने की बात कर रहे वो, और उन्होंने वो करके दिखाया भी है हैदराबाद में, है ना। मक्का पे 1 लाख की सहायता की बात करें, एक दो बातें हों तो बात अलग है ना। मतलब हद से ज़्यादा जो मुस्लिम
आरक्षण पे बात करके, और वो इसके पीछे एक ये भी मत समझिएगा कि टीडीपी में वहाँ वोट बैंक के कारण वो ऐसा कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं वहाँ के जो मैं जियोग्राफिकल चीज़ों को स्टडी कर रहा था, तो कहीं पे मुश्किल से 4% का पॉपुलेशन है, तो कुछ ही जगह है जहाँ पे वो 8-10%, 12% ऐसे हैं, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा जो है वो हिंदू बहुल एरिया है। फिर भी उन्होंने आरक्षण की बात की, तो निश्चित तौर पे वहाँ उनका इकोनॉमिकल स्टेटस देखकर उन्होंने इस तरीके से अपने, क्योंकि वो एक सेकुलर लीडर रहे हैं और शुरुआत से मैं 98 और 99 के आसपास में, तो काफ़ी उम्र नहीं थी, उतनी अकल नहीं थी, लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने उस समय भी एक दो पोएम लिखी थी, और वो क्योंकि कहा ना, यंग एज में आप तो बिल्कुल सोचते हैं कि सारी दुनिया बदल देंगे, है ना, तो वो एक चीज़ें हैं, उसको यहाँ बोलना अब ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने की आदत बचपन से ही रही है ना। थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में भी जो है, कभी कभी स्कूलों में एक होता था कि असेंबली के अंदर आपको न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाना है, बताना है, तो कई चीज़ें हैं। तो अभी मैं इस पे एक एक चीज़ों को आपके सामने जो रख रहा हूँ, बड़े ही तथ्य के साथ रख रहा हूँ, और आपको पूरा हक है, आप कमेंट में एक एक चीज़ों पे बता सकते हैं। मैं इस किसकी हार और किसकी जीत वाली चीज़ों को मैं आगे अब देख रहा हूँ कि रेफरेंडम ऑन अननेचुरल अलायंस, जो आगे जो रेफरेंडम है वो कैसा रहेगा, इस अननेचुरल अलायंस का, पावर शेयरिंग का, वो आपको आगे के इलेक्शन में देखने को मिलेगा, जो कि महाराष्ट्र, हरियाणा, है ना, बिहार और दिल्ली में है। यानी कि देखिए, दिल्ली की मैं एक चीज़ पहले ही कहूँ, कुछ साथियों ने कहा कि दिल्ली की जनता इतनी इनसेंसिटिव हो गई कि वो 85% जनसंख्या की बात करूँ कि वो बिजली पानी का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन वोट में वो नज़र नहीं आया। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि जनता इनसेंसिटिव नहीं हुई, बल्कि जो कैंडिडेट का चुनाव से लेकर जो उनकी मेहनत है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। मैं बड़े ही कीनली ऑब्जर्व कर रहा था, बहुत ही कीनली एक एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा था। मैंने हर एक वीडियो में पहले ही बोला है, आपको एग्जिट पोल में भी बोल दिया था कि कार्यकर्ताओं का तालमेल हुआ ही नहीं, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा आज लॉजिक दे रहा हूँ। अभी मैं बहुत बड़े बड़े, क्योंकि डिजिटल मीडिया और मेन मीडिया दोनों को ही सुनने का काम करता हूँ मैं, तो उनमें वो कह रहे हैं कि ये पता ही नहीं, ये पता ही नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ। ये रिसर्च का विषय, मैं बता रहा हूँ आपको, रिसर्च का विषय कि 2025 में जहाँ इलेक्शन अब दोबारा होने हैं विधानसभा के, और अगर 2024 के अंदर वो कांग्रेस के अगर 3 MP जीत कर आ जाते हैं, तो वो अपने एरिया में आगे बहुत हद तक कांग्रेस को दोबारा जीवित भी कर पाएंगे। तो एक तो ये भी कारण होता है कि जो लोकल लीडर्स है, बड़े नेताओं का गले मिल जाने से छोटे नेता नहीं मिल जाते हैं गले, है ना। वो छोटे वाले तो छोटे ही रहते हैं, है ना, वो अपने उस लेवल पे अपनी ही खिचड़ी पकाते हैं, और कार्यकर्ताओं को, एक जो कहते हैं ना कि जो कांग्रेस और बीजेपी से सताए हुए थे, वो आम आदमी पार्टी में चले आए, और आम आदमी पार्टी में उन्होंने जब देखा कि छोटे छोटे लोग भी जो है कुछ ना कुछ नेता बन गए, एमएलए बन गए, तो उनके भी सपने बड़े हो गए, और वो भी अब उस पोजीशन में आना चाहते, जबकि कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता थे, उन्होंने उनको तहजीब नहीं दी, बिल्कुल तब तब तवज्जो नहीं दी, और इस कारण से वो मिला जुला कर वो तालमेल कहीं से भी देखने को नहीं मिला था। तो इसलिए इसमें बिल्कुल ईवीएम को दोष देना, या किसी भी चीज़ को दोष देना, या बीजेपी की जीत कहना बिल्कुल गलत है। ये मतलब इन पार्टियों की दोनों की रणनीतिक हार है, और इनके नेताओं ने वो चीज़ों को अच्छी तरह कन्वे नहीं किया। जो केजरीवाल जी जब बाहर आए, तो उन्होंने बजाय दिल्ली को भी थोड़ा फोकस करके और करते कोशिश, और वो भी कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी उनकी ज़रूरत समझता है। ओवर कॉन्फिडेंस में रह गया कि हम दिल्ली तो जीत ही रहे हैं, है ना, यहाँ तो हमारी अलायंस हो गई, हम तो 50% से ज़्यादा वोट हमारा वैसे ही है, तो हम जीत जाएंगे। जबकि वो 60-70-80 हज़ार से, अगर मैं कन्हैया कुमार की कहूँ और नॉर्थ वेस्ट में उदित राज जी की कहूँ, तो इनकी जो जीत का अंतर ज़्यादा था, लेकिन वह भी इतना नहीं था जो उदित राज का ज़्यादा था। उसके पीछे कि एक बीजेपी के लीडर थे, फिर कांग्रेस में आ गए, है ना, तो मिला जुला कर वो एक एंटी इनकम्बेंसी उनकी पहले की ही थी, और वो भी उसका नुकसान दे गई। और दूसरी चीज़ें कि जो मेहनत का जो है, कहा ना, पैम्पलेट्स तक नहीं बटे पूरे। अगर मैं पूरे चुनाव को कहूँ, तो शायद इससे कम तैयारी का चुनाव मैंने अभी तक दिल्ली का तो कभी नहीं देखा, जहाँ की पैम्पलेट्स तक नहीं बांटे गए, और घर घर घूमने का काम जो 10 बार, 5 बार, 3 बार ऐसे होता था, जहाँ बीजेपी के कैंडिडेट घर घर जा रहे थे, वहाँ पे जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कैंडिडेट और जो वर्कर्स थे वो नहीं गए। और एक और भी प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि जो
लास्ट में जो होते हैं, जैसे कि जो अंदर बैठते हैं एजेंट होते हैं, पोलिंग एजेंट्स होते हैं, उन्होंने भी घर घर जाकर वो काम नहीं किया। पर्चियां देने से लेकर बहुत सारे काम होते हैं जो उन्होंने नहीं किया। और बिल्कुल उसमें भी जो पहले के दोबारा, जो मैं खुद एक साथियों से मैंने बात की तो पता चला कि जो उनको खाने का और वहाँ पे बैठने का मिलता है उसमें भी तालमेल ठीक ठाक नहीं बना पाए, और ऊपर से कहीं ना कहीं मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया। यानी कि गड़बड़ यूं कहें, खुल के कहें तो वो जो पुराने जो ऐसे शातिर लोग हैं उन्होंने दोबारा से उस पर कब्जा करने की कोशिश की। इसका नतीजा जो आम लोग जो हैं, छोटे मोटे जो वहाँ थोड़े बहुत होते हैं या जो छोटे मोटे कार्यकर्ता होते हैं, उनको ठेस पहुंची और उन्होंने वो काम नहीं किया, और इसका जो है खामियाजा आगे उनको भुगतना पड़ा। अब ज़रा मैं एक एक पॉइंट पे आ जाता हूँ कि कई चीज़ों पे अब डिपेंड करेगा। जैसे आज अब सरकार बननी है, लेकिन मैं एक चीज़ पहले ही कह दूं कि अब मेरी जो रिसर्च है वो आपको बहुत कम से कम टाइम में मैं कोशिश कर रहा हूं जो की इश्यूज क्या क्या हैं। सबसे पहली चीज़ है कि सीबीआई होम मिनिस्ट्री के अंदर है ना। तो क्या वो होम मिनिस्ट्री का पद देने को तैयार होंगे कि नहीं होंगे। हम बात कर लेते हैं टीडीपी की और जेडीयू की कि आखिर ये किस किस मुद्दों पे जाकर समर्थन हो पाएगा। अगर इतना अननेचुरल अलायंस को इन्होंने एक्सेप्ट किया है तो आने वाले इलेक्शन में इसका असर जरूर देखने को मिलेगा, है ना। चाहे मीडिया कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जनता ने इस बार उनको दिखाई दिया एक आईना तो, है ना। वो कॉरपोरेट की दलाली जरूर कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही अलग अलग मुद्दों को अलग अलग तरीके से रख रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन जनता ने ये तो दिखाई दिया कि तुम्हारी हम सारी बातें नहीं मानते। वो अपना अलग अल्टरनेट रिसर्च भी करते हैं और देखते हैं, और उनका एक बहुत बड़ा दायरा भी हो चुका है। सोशल मीडिया में चाहे जितना भी जहर घोला जा रहा है, कितने भी जोक और चुटकुले बना बना कर भेजे जा रहे हैं, फिर भी जो आम युवा हैं वो उन चीज़ों के अलावा भी कई चीज़ों को देख रहे हैं। तो ये चीज़ तो कन्फर्म है कि आने वाले जो इलेक्शन है, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, बिहार हो, उसमें वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। और 3 साल बाद जैसे यूपी का इलेक्शन है, वहाँ का जो आपसी टूट है फूट है, जो अभी बाहर नहीं है, अंडर करेंट जो चीज़ें चल रही है, वो मुझे लगता है कि उसमें किसी समाजवादी पार्टी को या इंडिया अलायंस को बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ के पॉलिटिक्स को 3 साल बहुत होते हैं मैनेज करने के लिए, तो मुझे इसमें भी कोई चीज़ें नज़र नहीं आती। लेकिन हाँ, सरकार अगर नहीं बन पाती है या बीच में टूट जाती है, मध्यावधि चुनाव हो जाता है, जैसा कि मैंने अपने जंगल में चुनाव कविता के अंदर लिखा है पहले ही। हालांकि मैं इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन बस वो तो मेरी कविता है। जो मैंने अपनी कविता लिखी थी वो मैंने सुना दी, वो भी मैं पब्लिश नहीं करा पाया तो यूट्यूब पे डाला। तो वो मेरा एक, ये नहीं है कि देश हित में मध्यावधि चुनाव नहीं होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ मुद्दे हैं जैसे हिंदू मुसलमान का, वो ख़त्म हो जाए और देश को विकास की राह पे ले जाए। अगर ये अलायंस से ये देश को बेनिफिट होता है तो मैं इसे भी बहुत अच्छे तरीके से बेनिफिट के तौर पे ही देखता हूँ। लेकिन हाँ, कहाँ तक ये सफल हो पाएगा ये तो वक्त बताएगा। तो अब ऐसे में मुझे जो साठ गांठ की इस सरकार में, अलायंस में जो चीज़ें हैं कि मलाईदार मंत्रालय मांगने के लिए अगर कोई आया है, जैसा कि पता है कि नीतीश कुमार जी के लिए कहते हैं वो सबके हैं, कब पलटी मारे पता नहीं चलता, है ना। और टीडीपी का शुरुआत से इतिहास रहा है कि जिसके साथ वो चुनाव लड़े हैं उसके साथ सरकार नहीं बनाई है। तो ऐसे में वो क्या क्या चीज़ों की मांग रख सकते हैं और कौन सी चीज़ें उनको नहीं मिलेंगी और क्यों नहीं मिलेंगी, जो मुझे लगता है, और मिलेंगी तो ऐसे में क्या खामियाजा होगा, ये भी मैं इन चीज़ों पे, जैसे होम मिनिस्ट्री की बात करें तो जब हम होम मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो होम मिनिस्ट्री में सीबीआई और ये चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर सीबीआई और जो चीज़ें आ जाती हैं तो क्या केंद्र सरकार उनको ये दे पाएगी? मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से वो होम मिनिस्ट्री किसी को देने देंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अमित शाह और टीडीपी को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब लड़ाइयाँ रही हैं, मतलब बहुत ही गलत गलत शब्द बोले गए हैं, है ना। जैसे अमित शाह की बात करूं तो उन्होंने चंद्रबाबू नायडू का कहा कि इनके जैसा अवसरवादी पूरे देश में नहीं, है ना। मोदी जी ने कह दिया पीठ में छुरा घोंपने वाले हैं ये, एंटी रामाराव जी के गद्दार हैं ये, है ना, वो उनके ससुर थे। तो इन्होंने चंद्रबाबू नायडू ने भी कह दिया, मोदी को आतंकवादी तक कह दिया, ये कह दिया जसोदा बेन के आप गद्दार हैं। तो मतलब इतनी ज़्यादा तलखी है इनके रिलेशनशिप में, इनके आपस के जो है उसमें।
संबंध में। और यहाँ तक कि अमित शाह ने तो ये कह दिया था कि एनडीए के लिए सारे दरवाजे जो है इनके लिए नायडू जी के लिए बंद है। अब समझ में नहीं आता यहाँ कैसे खुल जाता है, कब वो ओपन हो जाता है। तो ये इसका सब चीज़ों का नतीजा, और आज फिर सरकार भी बना रहे हैं। और देखा जाए तो वो कहते हैं एनटी रामाराव के पीठ में छुरा घोंपा, और आज ये पता नहीं उन लोगों के भावनाओं पे छुरा घोंप दिया जो कि ऐसे लोगों के साथ फिर वो सरकार में भी बैठे हैं। अगर इंडिया अलायंस में सेकुलरिज्म वाली वो बात कर रहे होते तो वहाँ बात अलग हो जाती है। तो इस तरीके से देखें तो जो अगर मैं बात करूँ सीबीआई के कारण होम मिनिस्ट्री जो है वहाँ नज़र नहीं आता। हाँ, चेहरा बदला जा सकता है, जैसे मैंने अभी बताया कि अमित शाह ने खुल्लम खुल्ला बहुत ज़्यादा विरोध किया है। और ऐसा भी हो सकता है, मैं एक चीज़ और भी बता दूं यहाँ पे अपने व्यूअर्स को, कि मैं इस वीडियो के पहले 3 दिन से स्टडी कर रहा था। मैं बिल्कुल बिना तथ्य के साथ नहीं आता, बिना तथ्यों के आपके सामने जवाब नहीं देता। तो जो अगर मैं बात करूं कि मोदी जी का मुख्यमंत्री बनने से पहले का जो इतिहास है, अगर उसको देखें तो केशु भाई पटेल है ना। उसके बाद जो आडवाणी जी हैं, और भी आप अगर उनके कुछ नेता को और भी आप ले लें तो शंकर सिंह वाघेला हो गए। तो इन लोगों के जैसे कहते हैं ना, पीठ पे छुरा घोंपने का काम कहो आप, या जो भी कह लो, या आप एक मौका परस्ती की राजनीति कह लो, वो कर कर के वो ऊपर आए। और उस समय पहले को आप देखेंगे तो चापलूसी में भी कोई इनका जवाब नहीं है ना। ये चीज़ों को ये भूल गए जो इंडिया अलायंस वाले, उनको लगा कि ये तो बिल्कुल ही अड़ियल हैं, तो सरकार नहीं बना पाएंगे, इनको अनुभव नहीं है। ये भूल गए कि इनका पहले जो है वो भी अनुभव देखिए कि सत्ता में आने के लिए कहाँ तक जा सकते हैं। यहाँ इनसे चूक हुई है। तो मिला जुला कर वही चीज़ें देखने को मिल रही है कि इन्होंने बिल्कुल ही बिल्कुल हर एक टर्म्स कंडीशन पे सत्ता में आने के लिए इन्होंने किया है। और वो उनके लिए ज़रूरत भी मुझे लगता है, क्योंकि जैसे 30 लाख करोड़ वाली अभी जो बात हुई है, ऐसे एक नहीं, ऐसे 10 एग्जाम्पल होंगे। और मैं हर एक वीडियो में कहने जा रहा हूँ, हर एक वीडियो में कह रहा हूँ कि जिस पीएमएलए एक्ट के तहत ये कई नेता अंदर गए हैं, तो वो अगर सत्ता बदल जाती है तो उसके तहत कौन कौन जाएगा, पूरे पब्लिक में आए दिन ब्रेकिंग न्यूज ही चलता रहेगा। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती है कि जो मैंने बातें कही है, और वही एक कारण है कि सत्ता को चेंज होना कोई चाहता नहीं है। लाख शर्त कैसा भी हो, टफ से टफ हो, लेकिन वो चाहते हैं कि सत्ता हाथ से ना जाए। यही कारण है कि आपको ये अननेचुरल अलायंस जो देखने को मिल रहा है वो इसी कारण से मिल रहा है कि हर चीज़ पे ये तैयार है। लेकिन क्या जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ये दे पाएंगे, जिसकी मांग हो सकता है टीडीपी करे। टीडीपी हो सकता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले जितने भी मामले हैं, व्यापार वाले मामले हैं, जहां पे आय का बहुत बड़ा जरिया है, उसकी मांग करे। तो मैं बता दूं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री भी जो है इसके तहत ईडी आईटी बैंकिंग सेक्टर आ जाते हैं, सेंसेक्स आ जाता है, शेयर बाजार वाली चीज़ें आ जाती हैं। तो ऐसे में वो क्या करेंगे? ये तो एक ऐसा मैटर हो गया कि आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, और फाइनेंस मिनिस्ट्री में अगर ये चीज़ें इनके हाथ से निकल गई तो फिर मामला वहीं खराब हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस मिनिस्ट्री पे भी कोई ना कोई बात आए। डिफेंस की बात करें तो इसमें जो है आर्मी है, और फिर अग्निवीर है योजना। और अग्निवीर पे इन्होंने ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया है। और जिस तरीके से अग्निवीर को लेकर बिहार में बेशक ये बहुत बड़ा मुद्दा तो नहीं बन पाया, लेकिन वोट परसेंटेज गिरा पाए थे वो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके कारण ये हो सकता है कि हाँ, डिफेंस को एक तरीके से करें। लेकिन फिर भी आप देखिए कि राजनाथ सिंह जी हैं, जिनका कन्फर्म है मंत्रालय, हो सकता है कि उनको गृह मंत्रालय दे दिया जाए, और रक्षा मंत्रालय जो है अमित शाह जी को दे दिया जाए, दोनों में चेंज कर दिया जाए। ताकि जो एक कहते हैं ना कि विपक्ष की बात भी, हालांकि ये सब ओपन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कंडीशन क्या है कि कहीं ना कहीं तो इनको डेंट तो लगाना ही लगाना है। टीडीपी को और जेडीयू, इन दोनों ने ये काम तो करना ही करना है, चाहे वो अभी सरकार बनाते ही कर दें, चाहे वो बाद में करें। रेल मिनिस्ट्री मान लेते हैं कि ये ज़रूर लगता है कि इसमें इनको परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो आपको इसमें भी एक प्रॉब्लम बता दूं कि जो वैष्णवी जो हैं, वो एक कॉरपोरेट जगत के व्यक्ति हैं, और बुलेट ट्रेन, ये ट्रेन, वो ट्रेन, एक तरह से बेचने का काम किया। और एक चीज़ आपको यहाँ और भी क्लियर करूँ मैं कि आईआरसीटीसी के तहत जो ट्रेन मैन है ना, उसको अदानी जी ने खरीद लिया, है ना। पिछले कुछ समय की पहले की बात है ये। और उस तरीके से देखा जाए तो प्राइवेटाइजेशन करके लोगों को लूटने का काम तो चल ही रहा है, और धड़ल्ले से चल रहा है। तो ऐसे में रेल मिनिस्ट्री
या पावर एंड माइनिंग इंडस्ट्री, पावर एंड माइनिंग में भी बता दूं प्रॉब्लम अदानी जी ही है ना। माइनिंग इंडस्ट्री में कोल ब्लॉक्स अभी देखे, पहले 2-4 ब्लॉक्स के लिए पूरे देश की सरकार बदल गई, कोयला घोटाला हो गया, लेकिन अभी कितने ब्लॉक्स दिए जा रहे हैं, उसमें क्या क्या काम हो रहा है, इस पे कोई बहस किसी मीडिया चैनल में नहीं दिखाया जा रहा। क्यों नहीं दिखाया जा रहा? क्योंकि सारा का सारा चैनल का मालिकाना हक किसके पास है वो सभी जानते हैं, चाहे वो एनडीटीवी हो या एनडीटीवी प्रॉफिट हो या बहुत सारे चैनल्स हैं, और टीवी 18 और E18 करके मतलब 80-90% व्यूअर्स पे अब इनका कमांड हो चुका है। तो आप उस मीडिया से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो भी जो 180 में से आज 159वें नंबर पे 161 पे चला गया था, है ना। यानी कि हम बॉटम के नीचे से 20वें नंबर पे हैं। जो आज अभी बीच में कह रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी कि ढोल हम बजा रहे हैं, तो दुनिया में यही मीडिया को लेकर ही तो ढोल बजा रहे हैं ना, वो तो इस देश में बजा रहे हैं। यहीं के मीडिया वाले वहाँ से अच्छे अच्छे पिक्चर को शूट करके लाते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं। तो विदेशों में 161वें नंबर की मीडिया से कौन सा अच्छा ढोल बजता होगा, ये तो आप जनता के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, मैं अपने व्यूअर्स पे छोड़ता हूँ। मैं तो उनके सामने सिर्फ तर्क रख सकता हूँ कि पहले भी मीडिया बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन मिला जुला कर फिर भी बहुत हद तक जो अगर 2012 और 13 की मीडिया अगर नहीं होती तो मान कर चलें कि सत्ता परिवर्तन तो नहीं होता, है ना। लेकिन उसके बाद भी देखा जाए तो उस समय ही टीवी 18 में बहुत ज़्यादा अदानी ने अपनी इंटरफेरेंस चालू कर दी थी, और यहाँ तक कि जिस दिन मोदी जी इधर शपथ ले रहे थे अदानी जी ने, अंबानी जी ने पूरा का पूरा चैनल ही खरीद लिया था टीवी 18। तो वो चीज़ आपके सामने है, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। अब रही बात स्पेशल स्टेटस की बात कि बिहार एंड आंध्रा को, तो मैं बताऊं आंध्रा में तो मुझे लगता है कि आंध्रा की बातें बहुत सारी अभी मीडिया में मैं देख रहा हूँ उठ रही हैं, लेकिन वहाँ अब इलेक्शन होने हैं 5 साल में, है ना। लेकिन बिहार में इलेक्शन अब तो अगले साल होने हैं, तो नीतीश जी किस मुंह से वहाँ वोट मांगने जाएंगे, क्या कहेंगे कि मैंने किस लिए उनके साथ अलायंस में रहना, जब अलायंस एक तरह से इंडिया अलायंस भी सामने है और वो उनका अच्छा वोट बैंक है, विचारधारा भी बहुत हद तक मिलती जुलती है। तो ऐसे में वो उधर क्यों गए, पैर छू रहे हैं, बार बार छू रहे हैं, क्यों छू रहे हैं, क्यों वहाँ के सम्मान को उन्होंने खतरे में डाला है? तो इसके लिए उनको दिखाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो ऐसे में वो स्पेशल स्टेटस की मांग जो उनकी जो हो सकती है, इस पे कुछ होने को मिले, लेकिन वो भी देखिए कि बहुत सारे सरकार पे बर्डन आ जाता है इसका, टैक्स को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, और कुछ नियम भी ऐसे हैं कि जो पर्वतीय एरिया है इन चीज़ों में, फिर ऐसे कई अन्य राज्य हैं जैसे राजस्थान है ना, उड़ीसा है, और भी कई राज्य हैं जहां ये मांग उठने लग जाएगी। और उड़ीसा में तो इन्होंने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिए, तो फिर वहां पे अपनी जनता में क्या जाएंगे, तो यानी कि वो भी एक मुद्दा रहेगा। और तीसरी बात कि कुछ मैटर्स हैं उसको ये कैसे टैकल कर पाएंगे, जिस चीज़ पे दोनों आपस में एक दूसरे के एंटी ही रहे हैं, चाहे वो टीडीपी जेडीयू को एक तरफ करिए तो 28 सीटें ये हैं और एक तरफ 240 हैं। आप कहें कि लोकसभा स्पीकर की बात हो, 101% बिना इसको लिए तो टीडीपी मान ही नहीं सकता है। क्यों नहीं मान सकता है? क्योंकि अगर ये पद उन्होंने नहीं लिया तो उनको आए दिन खुद की पार्टी टूटने का खतरा बना रहेगा। और बीजेपी के पास देने के लिए, कहा ना देने के लिए किसकी झोली में क्या है, तो मैंने कह दिया फाइनेंस मिनिस्ट्री देंगे तो ईडी आईटी निकल जाएगा हाथ से, होम मिनिस्ट्री देंगे तो सीबीआई हाथ से निकलेगा, है ना। तो बचा क्या? एजुकेशन है दे सकते हैं, हेल्थ दे सकते हैं, एग्रीकल्चर दे सकते हैं, कहेंगे कर लो भाई यहाँ जो करना है। पावर एंड माइनिंग देंगे तो भी खतरा ही है उनके पास, तो क्योंकि अदानी जी की पोल पलटी खुल जाएगी। उसके बाद रेल मिनिस्ट्री देंगे तो वहाँ पे ज़रूर है कि ये बहुत ही इनकम का जरिया है, एम्प्लॉयमेंट का जरिया है, तो ये चीज़ें वो देकर, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा कहाँ बिहार में है, तो ये चीज़ें देकर वो खुश कर सकते हैं। यानी कि टीडीपी को स्पीकर का पद और रेल मंत्रालय जो है जेडीयू को, ठीक है, और इसके साथ एग्रीकल्चर या कोई छोटे मोटे और एक दो स्टेटस देकर उनको निपटा सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी यूसीसी को लेकर, मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर, ओपीएस को लेकर, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लेकर, अग्निवीर को लेकर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, है ना, जाति जनगणना वाली बात, एनआरसी वाली बात, ये सारी चीज़ें जो है सीएए को लेकर, ये सारे मुद्दे फिर से गरमाते ही रहेंगे और इनके लिए प्रॉब्लम होती रहेगी। और मैं ये जो चीज़ें आपके सामने कह रहा हूँ, ये चीज़ें आपको मीडिया में देखने को नहीं मिली होंगी। इसके पीछे कारण है कि मैं जो भी तथ्य मैंने जो इकट्ठा किया है वो आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप इसको समझ पाएँ। और ये सभी जो मैटर है, जैसे 72 चैनल्स ओन्ड बाय RIL हैव अ रीच ऑफ 800 मिलियन इंडियंस।
ये खुद अंबानी जी ने कहा था अभी कि जो जियो है उसके माध्यम से अब 800 मिलियन जो इंडियंस पे उनका, यानी कि 80 करोड़ जनसंख्या अब उनके पहुंच में ही है। तो अब आप समझिए कि ऐसे जो खुद अपने एक विजन को लेकर कर रहे हैं। और शेयर बाजार में मैं आपको एक चीज कहूं कि टीवी 9 भारतवर्ष ने दिखाना चालू किया कि रूस और यूक्रेन का युद्ध 3 दिन में फिनिश हो जाएगा। अब 3 दिन के फिनिश के चक्कर में शेयर बाजार में कई लोगों ने उठापटक में सोचा कमा लेंगे, बदले में वो सभी ने गंवा कर निकले। और अभी मैं डेटा आपके सामने रखूंगा, बहुत ही आप आश्चर्य में आ जाएंगे कि देश को किस तरीके से बड़े लेवल पे लूटा जा रहा है ना। मैं कोई ऐसे वैसे नहीं हूं कि बेवजह का मैं अभी इन चीज़ों का जो खुलकर इन बातों को रख रहा हूं। इसके पीछे लॉजिक है, जहां देश हित है, कहा ना, जहां व्यक्ति ऊपर है उस व्यक्ति से ऊपर दल है और दल से ऊपर राष्ट्र है। तो और जहां पे राष्ट्र की बात आ जाती है वहां पे हर एक बुद्धिजीवी वर्ग, चाहे वो मीडिया हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, सबका ये फर्ज हो जाता है कि वो सच्चाई को सामने रखे। यहाँ पे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की अगर बात करें तो 159th रैंक अब 180 में से है, जो गिरकर अभी बता दूं 161 था, अभी 159। तो ऐसे मीडिया से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो आपके सामने सही तथ्य को रखेगा। अब जो कुछ बातें मैं आपके सामने और रख रहा हूं कि एंटी जो मैंडेट अलायंस बनी है और कॉरपोरेट वर्ल्ड फिर भी सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उनकी मजबूरियां हैं, 101% मजबूरियां हैं, क्योंकि इस कॉरपोरेट वर्ल्ड ने देश हित को दरकिनार करके कमाने का काम किया है। कोई काम नहीं किया इन्होंने। इसमें आपको बता दूं, जो तथ्य मैं जो भी रख रहा हूं पूरे रिसर्च के तथ्य पे रख रहा हूं। शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट बनाया गया है पिछले कुछ सालों में, बहुत सारी चीज़ों को, और उनके बनाया भी गया और उनके पैसे निकाले भी गए। सबसे ज़्यादा लूजर जो है लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास है, जिन्होंने अपने पैसे को कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में गंवा दिया। और ये डाटा कहता है, अभी वो भी सेबी का, इनका डाटा कहता है कि 1.1 लाख पर पर्सन है जो कि उन्होंने लॉस लिया है रिटेलर्स ने। अब देखिए 10 गुना हुआ है इंटरेस्ट जो एसोसिएटेड, और बिफोर इलेक्शन टॉप लीडर्स प्लेड रोल एज ब्रोकर्स, है ना। ये बात अब मैं क्यों कह रहा हूँ, ये चीज़ें ऑलरेडी मैं कहा ना, मैं पहले से वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरे एक भी वीडियो जो है ये नहीं है कि बीच बीच में, हाँ 3-4 दिन की मेहनत के बाद, मैं मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं तो अपने छोटे मोटे अपने लेवल पे, यहाँ तक कि मेरे आए दिन तो स्पीकर और माइक की दिक्कत आ जाती है, फिर मुझे वहाँ पे डबिंग भी करनी पड़ती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो मेरे पास कोई ऐसी टीम नहीं है, हाँ, लेकिन मैं थ्रूली स्टडी करके तभी मैं आप जहाँ पे आप मेरे स्टेट वाइज एग्जिट पोल मेरा उठा लीजिए और देश में किसी भी बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक का उठा लीजिए, आप मेरे एग्जिट पोल में आपको ज़्यादा सच्चाई नज़र आएगी और वो भी एक्यूरेसी नज़र आएगी। 97-98% एक्यूरेट मैंने पहले स्टेट वाइज बता दिया किस राज्य में किसकी कितनी सीटें आ रही हैं, है ना। मैंने इतनी थ्रूली स्टडी की थी तब आपके सामने बताया था। और यहाँ पे आज जो टॉप लीडर्स ने, जैसे कि बॉम्बे इलेक्शन के पहले अमित शाह जी का कहना कि 4 जून को बम्पर उछालो, वहाँ पे आपको पता है बॉम्बे में बहुत सारे लोगों का व्यवसाय का जरिया ही ब्रोकर है वो, या शेयर बाजार में छोटे इन्वेस्टर हैं, रिटेलर्स हैं। सब ने सोचा चलो कोई नहीं, ये कर लेते हैं, यहाँ कमा लेते हैं, यहाँ कमा लेते हैं। आप सोचिए कि जब इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, पैसे का लाभ हानि जुड़ जाएगा, तो वो तो जिसके फेवर के लिए वो इलेक्शन में वोट देंगे, उसी को वोट देंगे ना जिसके लिए उन्होंने जिसके हिसाब से मार्केट बनाया है। और जब गृह मंत्री ऐसी बात कहते हैं, प्रधानमंत्री ऐसी बात कहते हैं, वित्त मंत्री बार बार ऐसी बातें कहते हैं, और आपके बता दूं कि आज की तारीख में आप एक छोटा सा डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए, आपके पास अहमदाबाद से, रायपुर से, है ना, जो बीजेपी रूलिंग स्टेट्स हैं वहाँ से आपके पास एडवाइजरी कॉल आने लग जाएगी कि ये खरीद लो, ये बिकेगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और आपको वो कमवाने की बात करने लग जाएंगे। यानी कि इस तरीके से मार्केट हाथ में कुछ लोगों के आ चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। दिमाग से आप कमा सकते हैं, लेकिन दिमाग वालों को भी कहा ना, वो नुकसान देने के लिए लोग काफ़ी काम करने लग गए। मैं खुद 2 साल से अभी सेबी और जो है अंडरस्कोर्स और ये जो इनकी जो आरबीआई के पास कुछ शिकायतों को लेकर मैं लड़ रहा हूँ कि 1 लाख रुपए का इन्वेस्टर एक दिन नहीं 1 घंटे में 27 लाख का लॉस ले लेता है। ये कहाँ का न्याय है? और उस पर कोई एक्शन नहीं होता है,
क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऑलरेडी ये बड़े बड़े जो लोग हैं, मैं जो बातें कह रहा हूँ तथ्य के आधार पे नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल एक्यूरेसी 101% एक्यूरेसी के साथ कह रहा हूँ। और होगा तो मैं इसका आने वाले वक्त में अगर कभी कोर्ट में जाना पड़ा तो मैं उसका सबूत भी सब चीज़ों को सामने रखूंगा। तो 1 लाख का इन्वेस्टर, यानी कि आपने 1 लाख रुपए फ्यूचर ऑप्शन में लगाया है और आप उससे 27 लाख का लॉस, जो कि मार्केट का एक वैल्यू होता है कि आपका 1 लाख से ज़्यादा लॉस होते ही आपका पोजीशन कट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। माइनस में चला जाता है और आपके ऊपर लॉस करके बैंक आपको कर्ज में डाल देता है, फिर आपका क्रेडिट स्कोर कम कर दे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो पहली बार भारत के इतिहास में मैंने देखा है। मैं खुद बचपन से जिन चीज़ों को ट्रैक कर रहा हूँ वहाँ पे मैंने पहली बार देखा कि कॉरपोरेट में इस तरीके की चीज़ें आ गई हैं। मोतीलाल ओसवाल जैसे के माध्यम से जो अदानी कंपनियों ने अपनी जो होल्डिंग की है और जिस तरीके से वो काम करे वो बिल्कुल ही गलत है। मैं केवल अपनी ग्रीवेंसेस से यहाँ नहीं रख रहा हूँ, मैं आपके सामने वो बातों को रख रहा हूँ और तथ्य के साथ रख रहा हूँ। और यहाँ पे इन लोगों ने जैसे ब्रोकर की तरह सजेशन देने का काम किया, उससे 30 लाख करोड़ का जो डेटा ये तो कह रहे हैं, लेकिन उससे मुझे लगता है कई लाख करोड़ का हर दिन हर महीने ऐसा नुकसान हो रहा है। डेरिवेटिव मार्केट और बड़े पीयूष गोयल जी ने जो बात रखी अगले दिन, मैं आपको बहुत ही तथ्य के साथ कह रहा हूँ। नोटबंदी पे पहली एनालिसिस मेरी रही है, आप मेरे ट्विटर अकाउंट को देख सकते हैं। तो जो मैं बातें कह रहा हूँ बिल्कुल तथ्य के आधार पे कह रहा हूँ कि मार्केट का 99.4%, 04 कह लीजिए आप, 064 पूरा एक्यूरेट तो नहीं, लेकिन 99% से ज़्यादा डेरिवेटिव मार्केट है जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है। पीयूष गोयल जी ने बड़े अच्छी तरह से जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि कैश मार्केट में ऐसा नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, किसी ने लॉस नहीं लिया। जबकि मार्केट में डेरिवेटिव्स का प्ले ज़्यादा होता है। तो आप 1% की बात कर रहे हैं, आधे % की बात कर रहे हैं, 99 की बात नहीं कर रहे। वो एक रिटेलर था जिसने लॉस लिया है, तो आप उसकी बात नहीं कर रहे, और वो हर दिन ले रहा है। आपके टीवी चैनल्स के माध्यम से उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो ये चीज़ों पे मैं अभी और भी आपके सामने तथ्य रख रहा हूँ, और वो भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर उनके माध्यम से रखूँगा। कॉरपोरेट इस क्यों नहीं चाहता कॉरपोरेट टैक्स को बेनिफिट उनको मिला, है ना? कंज्यूमर को क्या मिला? उनके अनिवार्य वस्तु भी अब सिंपल वस्तुओं में चलेगा और टैक्स का बर्डन बढ़ गया। अगर मैं जियो का भी, मैं कल की बता रहे हैं कि जियो का मैंने एक पोस्ट पेड कनेक्शन लिया, और अगर मुझे 480-90 रुपीज़ में पे कर रहा हूँ और उसके बाद भी मुझे सर्विसेज नहीं मिल रही है, तो घर पे आकर तो सिम देकर जाते हैं, लेकिन अगर उसको मैंने पोर्ट कराना है पोस्ट पेड टू प्रीपेड, तो उसके लिए इनके पास पूरे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के दायरे में एक ही जियो सेंटर है। वहाँ पे सुबह 9 बजे लंबी लाइन लग जाती है, और चाहे वो कोई 80 साल का हो या 90 साल का हो, उसको उस लाइन में लगना पड़ेगा ताकि उसका नंबर पोर्ट हो जाए। तो ये तो सर्विसेज है। जियो धन धनाधन ऐसे ही चल रहा है, यानी कि कमाने का इस तरीके का किया है कि कंज्यूमर के राइट्स को खरीद कर इन्होंने बिल्कुल जो है कमाने का काम किया है, और ऐसे में मैं इसको गलत ही मानता हूँ। इसके बाद एक और भी एग्जांपल दे रहा हूँ कि अदानी की जो संपत्ति है 230% पिछले 8 साल में बढ़ गई है। 230%, 230%, आप सोचिए। और एक चीज़ और भी कह रहा हूँ कि सीएजी ने मोदी गवर्नमेंट को ये कहा है कि वो फेवर किया है उन्होंने, मतलब ये सीएजी की रिपोर्ट है, मेरी कोई रिपोर्ट नहीं है। कोल ब्लॉक्स उनको दिए गए, पोर्ट्स दिए गए, एयरपोर्ट्स दिए गए, ट्रेन मैन जो मैंने आईआरसीटीसी का कहा उसके माध्यम से उनको ट्रेन बुकिंग का भी दिया। और ये देखिए कि जिस डेरिवेटिव मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आप जो अकाउंट होल्डर्स की बात करें तो ये ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है कि ये ग्राफ किस तरीके से बढ़ा है। लगभग 15 करोड़ के आसपास जो पहुंच गया रिटेल इन्वेस्टर्स का। और ये जो आपका रिटेल इन्वेस्टर्स है बिकम अ फोर्स टू रेकन विद, है ना? यहाँ सारी चीज़ें मैंने डाटा के साथ यहाँ रखा है, और इसमें कहते हैं ना कि जो फ्यूचर ऑप्शन है वो लगभग 8740 लाख करोड़ का है मार्च 2024 में, और जबकि 217 लाख करोड़ का मार्च 2019 में था। तो कितना ज़्यादा चेंज आया है। तो आप देख सकते हैं कि टर्नओवर इक्विटी कैश में मात्र 1 लाख करोड़ का, कहाँ 1 लाख करोड़ की आप बात करने लग गए। जब अपोजिशन ने एक मुद्दा 30 लाख करोड़ का दिया तो आपको उसके तथ्य सामने रखने चाहिए थे, लेकिन आपने नहीं रखा। आपने आकर इस 1 लाख करोड़ की बात कर दी जाके, और बजाय इसके कि 8740 लाख करोड़ वाली डेरिवेटिव मार्केट की आपने बात नहीं की कि किसमें कौन कितना गंवा रहा है और कितना क्या कर रहा है। एसआईपी इनफ्लोज की बात हम करें, और खासकर जो शेयर बाजार के साथी हैं, मैंने बहुत साथियों ने मेरे से पहले भी पूछा था, मेरे भी अपने व्यूअर्स हैं और अपने साथी हैं,
जो इस काम में करते हैं, उन्होंने मैंने उनको जब कहा कि गवर्नमेंट इस बार हंग गवर्नमेंट ही बन रही है, त्रिशंकु सरकार बनेगी और हो सकता है कि इंडिया अलायंस भी बन जाए, है ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, हर जगह तो ऐसा हो रहा है, भरोसा नहीं किया उन्होंने। बाद में उनको लगा कि यार मैं बिल्कुल सही कह रहा था और ऐसा चीज़ें देखने को मिली, और इसका मैं कई चीज़ों पे स्टडी कर रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा कि एसआईपी इनफ्लोज जो ₹18,800 करोड़ का जनवरी 2024 में पहुंच गया है, जो कि 36% अप हुआ है। अब ये चीज़ ये आपको समझना है कि किस तरीके से जहां पे मार्केट अपना रोल अदा कर रहा है, और ऐसे में मार्केट में इंटरेस्ट वाले लोग बहुत हो गए, तो वो क्या कैसे करेंगे? वो तो ऐसे में ऐसो की ही सरकार बनाएंगे। चाहे दिल्ली के इलेक्शन के समय ये बात कही गई, चाहे मुंबई सेंसेक्स जब था उस समय मुंबई इलेक्शन में कही गई, तो आप समझिए कि ये भी एक वोट परसेंटेज को अलग अलग बिजनेस चैनल ने भी कैश करने की कोशिश की है, और इस तरीके से वो उसको अपनी तरफ डाइवर्ट किया है। कई, जैसे मैंने कहा ना कि एक जगह तो 1600 सीटों से एक कैंडिडेट हार गया राजस्थान में, तो आप समझ सकते हैं कि वो हार कहाँ है। यानी कि कम से कम 60 से 70 सीटों को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया गया है। इसमें मैं प्रशांत भूषण जैसे जो है, प्रशांत भूषण कह रहा हूँ मैं, प्रशांत कुमार, है ना, जो नाम मैं कई बार, एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम है, मैं नाम भूल जाता हूँ, है ना, और मैं वीडियो को क्योंकि बिना उसके राइटअप में मैं बोलता रहता हूँ। जो बिहार के हैं, प्रशांत कुमार हैं शायद, है ना, कोई नहीं, आप समझ जाइएगा। तो उन्होंने क्या कहा पहले कि 5 सीट भी नहीं मिलेंगी नीतीश को, है ना। अब इस तरीके से यानी कि उनका पासा पलट के कहा इंडिया अलायंस से एनडीए में आए। फिर बाद में जब बिहार के इलेक्शंस जोरों पे हैं तो कह रहे हैं कि 300 सीटें तो बीजेपी की पक्की हो गई है। यानी कि कहां से कौन बैटिंग कर रहा है ये जनता को समझना पड़ेगा। अपने आंख कान नाक मुंह सब कुछ खोल कर रखना होगा कि कहां से कौन किसकी बैटिंग कर रहा है, कुछ समझ से नहीं आता है। बाद में क्या होता है, सॉरी बोल देंगे। कई लोग तो इतने बदतमीज है जो सॉरी भी नहीं बोलते हैं, कह देंगे ठीक है, मैंने थोड़ा ना कहा था, आप मेरी बात का भरोसा करिए। तो जो एक्टिव क्लाइंट्स है वो 41.8 मिलियन हो गए भारत के अंदर। और ये सोचिए कि जिनका पैसा बाजार में लगा है वो क्या चाहेगा, बाजार में वही चीज चाहेगा कि उसको फायदा हो, और फायदे के लिए भी उसको वोट भी वही देगा फिर। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। और यहां तक कि डीमेट अकाउंट जो है क्रॉस 150 मिलियन मार्क। अब देखिए आप, 150 मिलियन का जब डाटा हो गया डीमेट अकाउंट का, तो ऐसे लोग कहाँ हैं, किसको लाभ पहुंचा रहे हैं, है ना, और किसके लिए काम करेंगे? वो निश्चित तौर पे वो मैनिपुलेट मार्केट में अगर किया जाएगा, जिस तरीके का मीडिया उनको दिखाया जाएगा, वैसे वो प्रभावित होंगे। और वो इसी कारण से वो कितना लॉस ले रहे हैं मैं बता दूं कि यूएस में इनकी संख्या मात्र 70% है, जबकि भारत के अंदर 99.6% इंडियन मार्केट का डेरिवेटिव्स में होता है, जिसकी बात पीयूष गोयल ने नहीं की, और इस तरीके से देश को फिर से गुमराह किया। ये नहीं समझ रहे कि अभी सत्ता चली जाएगी, और सत्ता में कहा ना, जो अच्छे अच्छे बोलने वाले नेता हैं वो तो पता नहीं किस मजबूरियों में चुप है, और जो काबिलियत नहीं रखते हैं वो मंत्रालय लिए बैठे हैं और बकवास करते हैं। केवल क्यों? क्योंकि जी हजूरी करना आता है, जी हजूरी करके वो ऊपर तक आए हैं। तो उनसे आप देश हित की तो बात करना भूल जाइए। मैंने ये वीडियो चाहता तो मैं नहीं भी बनाता, है ना, लेकिन मैं ऑलरेडी इस पर इतनी मेहनत कर चुका था, तो मैंने सोचा कि जब मैं अवेयरनेस, क्योंकि आगे मैं अब फिर एजुकेशन अवेयर, और अवेयर इंडिया, एजुकेट इंडिया मेरे चैनल का नाम है, तो मैं ज़्यादातर एजुकेशन पे काम करता हूँ। अवेयरनेस का काम मैं कभी कभी करता हूँ, और इस बार मैंने कुछ ज़्यादा ही ओपनली कर दिया, वो भी एज अ टीचर कह लो आप, एजुकेटर कह लो आप, या मैं एक अवेयर पर्सन अपने आप को ये मानते हुए मैंने सोचा कि देश हित में मुझे चाहिए कि जो मुझे बात नज़र आ रही है, और जब मैं पोएम लिख रहा हूँ और उसको मैं भविष्य में जो चीज़ें घटनाएं हो रही हैं वो मेरी कविता पहले ही कह रही है, तो इतना तो ज़रूर है कि भगवान ने मुझे वो इंसाइट दिया होगा कि मैं उन चीज़ों को पहले देख पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी कविता की सारी बातें सही होने के साथ साथ, तो मुझे लगा कि मुझे अपनी बात को रखनी चाहिए, चाहे इसका कोई बुरा माने भला माने, जो मुझे लगा उसको मैंने आगे कहा। इसके बाद जो है 80% ऑफ दियर बेट्स डेरिवेटिव वॉल्यूम आर 400 टाइम्स दैट ऑफ कैश इक्विटी, 900 टाइम्स ऑफ डिलीवरी बेस्ड। अब देखिए डिलीवरी होता है, मैं आपको थोड़ा सा ये जो बता रहा हूँ क्योंकि मेरे व्यूअर्स, मुझे नहीं पता कौन कौन देख रहे हैं, कि जब शेयर बाजार में आजकल 3 तरीके से, जो मेन है उसको मैं बता रहा हूँ, कि एक तो होता है कि हम शेयर खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। शेयर हमने खरीदा, कुछ समय रखा, फिर बेच दिया। उससे उससे 9 गुना ज्यादा टाइम्स
तो डेरिवेटिव में जैसे कि मैंने एक पोजीशन भविष्य में जानकर कि शेयर बढ़ेगा तो मैंने उसको बाई कर लिया, और लगेगा कि घटेगा तो मैंने सेल शॉर्ट कर दिया पहले ही। तो वो डेरिवेटिव मार्केट है। इसमें होता है या तो फ्यूचर ऑप्शन होता है। ऑप्शन सस्ता होता है तो उसमें जो छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं वो फंस जाते हैं। उनको जैसे कहा कि मार्केट अब और बूम करेगा तो उन्होंने क्या करा, उसके कॉल खरीद लिए, चाहे वो शेयर के कॉल खरीद लिए, और उसके बाद जैसे मार्केट नीचे गिरा तो उसकी वैल्यू जीरो हो गई, यानी कि उनका सारा का सारा पैसा डूब गया। तो ये डेरिवेटिव मार्केट है। और आपको बहुत बड़ी साजिश बता रहा हूँ, ये देश के साथ साजिश किया इन्होंने पिछले 10 साल में। जो ये मंथली हुआ करता था इसको इन्होंने वीकली बना दिया, और वीकली बनाने से इनके पास टैक्स तो ज़्यादा आया है, लेकिन साथ में अगर रिलायंस का जो वेटेज ही ज़्यादा है, अडानी का वेटेज ही ज़्यादा है, तो ये निफ्टी को कभी भी ऊपर उठा सकते हैं, कभी भी गिरा सकते हैं, कभी शेयर के ऑप्शंस खरीदेंगे, कभी फ्यूचर बाई करेंगे, फ्यूचर को बाई कर लेंगे तो जो है ऑप्शंस में पुट को बाई कर सकते हैं, कॉल को हेज करना कहते हैं हम इसको। तो ये हेज करके वो आम आदमी को परेशान करके एक जुआ, कहते हैं ना, जुआरी बना दिया, बजाय इसके कि जो केवल दिमाग का काम था। इसमें लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट करके बैठे रहेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट जहां करके बैठा तो उनके पास कॉल आने लग गई, अलग अलग लोगों की कॉल आने लग गई कि हम आपको इतना बेनिफिट दे देंगे। और वो लालच में तो हर कोई फिर आता ही है ना। और इस करी मैंने कहा ना कि 1 लाख का 27 लाख का एक दिन में लॉस, है ना, अगर निकल है, जो मार्केट कैप होता है। मैं ये भी चीज़ आपको बता दूं, कई लोग साथी सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। एक्चुअली शेयर्स की और जो होती है कि उसकी एक अपर सर्किट होता है, एक लोअर सर्किट होता है। उस सर्किट से ऊपर ना तो जा सकता, ना नीचे जा सकता है। लेकिन वहीं पे उस लिमिट को अगर हटा दिया जाए तो कोई भी चीज़ 100 का 1000 भी हो सकता है। और ऐसे में जो फ्यूचर में काम कर रहे हैं उनका नुकसान लाख की जगह 10 लाख और 20 लाख भी हो सकता है। तो ये बिल्कुल ही ज्यादती और गलत है, जिसकी मैं लड़ाई लड़ भी रहा हूं। अभी मैंने बिल्कुल कहा ना, मैं खुद जुड़ा हुआ हूं और मैं खुद लड़ रहा हूं। ये बात अलग है कि अभी कांग्रेस ने पहली बार ये मुद्दा उठाया है, लेकिन मैंने इस चीज़ को पहले से ही नोटिस किया था और मैं इस चीज़ का जो काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता आज तक कामयाबी मिली नहीं है। मैं खुद ही नहीं मानता हूँ, लेकिन हाँ, मेरा काम है, जो मेरा फर्ज बनता है कि अगर मुझे कोई गलत लग रहा है तो मैंने उस पर विरोध किया। तो वो चीज़ों के पीछे कारण है। और इन चीज़ों में मैं बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं उनका नाम क्यों आ रहा है, क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि ये सरकार बिकी हुई काम करने लग गई, तो उसके पीछे लॉजिक है और इस पर जवाब देना चाहिए। मैं नहीं कहता कि मैं अगर कोई प्रश्न उठा रहा हूँ तो आप इस पर जवाब दीजिए, आपको लगता है। जैसे अदानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो देखिए, ये मैंने जो प्राइस यहाँ दिखाया है 141.40, आप भी अपने कंप्यूटर पे देख सकते हैं। 30 अप्रैल 2020 का है। अगर आप 2014 के बाद जाएंगे तो आपको लगेगा और क्या हो गया। और जबकि ये देखिए 4000 का जो प्राइस ये 2024 से पहले आ चुका है और अभी भी 3000 समथिंग है। तो आप ये मान कर चलें कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आपको 20-20 गुना प्रॉफिट दे देता है। आप सोचिए जरा, क्यों ऐसा होता है इसमें। यानी कि अगर कोई फ्यूचर में अगर शॉर्ट कर रहा होगा तो बर्बाद हो गया होगा, है ना। आप ये देखिए, और ये एकाएक ये फॉल एंड राइज ये सब जो देख रहे हैं आप, है ना, इतनी हलचल क्यों होती है। ये एक तरह से, और वीकली सरकार का किया जाना, ये तो कंपनियों ने नहीं किया, उन्होंने करवाया है। तो करवा कर उन्होंने एक तरीके से अपने आप को मिलियनर बनाने के लिए कहा ना, तीसरी कोई एकाएक पावर में आ जाता है, तीसरे वर्ल्ड का तीसरे नंबर पे जो है धनी हो जाता है। तो ऐसे नहीं हुआ है। निश्चित तौर पे उसने बहुत सारे लोगों का जो है गला घोटा है, उसको उन्होंने बर्बाद किया है। तो ये चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी है, ये सिर्फ इसीलिए रखी है कि आप इस चीज़ को समझ पाएँ। आपके सामने ये तथ्य मैंने रखा है, आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं। ये सिर्फ अदानी का रखा है, जबकि अंबानी की भी कंपनीज हैं। और भी आपको एक तबका मिलेगा कि जो एक सरकार के जी में जी मिलाता हो, तो उनके शेयर्स को आप देख लीजिए। और एक दूसरा तबका देख लीजिए, प्राइवेटाइजेशन के नाम पे जो नंगा नाच किया जा रहा है भारत के अंदर, वो भारत में अभी कभी ऐसा नहीं हुआ। वेलफेयर अभी सबसे साइड में। यही चीज़ है कि जनता का रोष सामने आया था, लेकिन मीडिया ने उसको ढकने का जैसे काम किया है। और मैं इस चैनल के माध्यम से 101% दावा कह रहा हूँ और सियोरिटी के साथ कह रहा हूँ कि आप इन सभी के डीमेट अकाउंट्स, इनके रिश्तेदारों के, इनके बीवी बच्चों के चेक करा लीजिए। आपको बहुत बड़े साजिश की बू आएगी। 101% दावे के साथ कह रहा हूँ।
बिल्कुल एक नहीं 3 बार कह रहा हूँ, आप इनके चेक करा लीजिए, आपको बड़े बड़े आपको सरप्राइजेज नज़र आएंगे। चाहे वो एग्जिट पोल से शुरुआत कर लीजिए और पिछले 5 साल का करके चेक कर लीजिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं कि इस चीज़ों के पीछे डबल स्टैंडर्ड्स जो मैनिफेस्टो का रहा, चाहे वो टीडीपी, बीजेपी और जेएसपी का जो अलायंस है, जन सेवा पार्टी जैसे पवन कल्याण जी हैं, इसके पीछे जो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, है ना। जैसे कि उन्होंने जो 1 लाख मुस्लिम्स को अंडरटेकिंग दिया, हज यात्रा का दिया, 5 लाख का इंटरेस्ट फ्री लोन की बात की माइनॉरिटी फाइनेंस कमीशन के माध्यम से, ये सारे मैंने डाटा कहीं ना कहीं से लिया है और आपके सामने उनके मैनिफेस्टो से निकाल कर आपके सामने रख रहा हूँ। 5,000 रुपये की जो उन्होंने बात की, 4% रिजर्वेशन की बात की, है ना, कि 4% रिजर्वेशन होगा, है ना, मुस्लिम का। वो मोदी जी हर जगह बोलते रहे, जब पता है उनको कि वो ऐसी अलायंस के साथ काम कर रहे हैं और वहीं पे वो भी प्री अलायंस है जो मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहा है, जबकि उन्हीं की जो एक दूसरी सहयोगी जेडीएस है उसने मुस्लिम आरक्षण दे भी दिया, और यहाँ तक कि जो कर्नाटक में जेडीएस ने मुस्लिम आरक्षण दिया और उनके साथ भी वो अलायंस में है। और वो सारी चीज़ों को जानने के बाद भी पूरे हिंदी पट्टी में यही बोलते रहे कि मैं देने नहीं दूंगा, मैं देने नहीं दूंगा। तो आप बताइए, अब भी कोई दोहरा चरित्र नहीं समझ पाए तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता। मेरा काम है सच को सामने रखना, और काम नहीं है, मैंने तो अपना फ़र्ज़ निभाया है कि मुझे जहाँ लगा है गलत है तो मैंने उस चीज़ को रखा है। मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं रहती कौन क्या कहता है, क्या करता है और क्या नतीजा निकलता है, मैं इन चीज़ों की परवाह करता नहीं हूँ। जो मुझे लगा सच्चाई वो आपके सामने रख रहा हूँ। फाइनेंशियल जो असिस्टेंस की हर महीने की बात की, 5,000 रुपये, यहाँ तक कि मैंने जो अभी कहा कि कब्रिस्तान और जो चीज़ों के लिए, वो ईदगाह के लिए ज़मीन देने की भी बात कर रहे हैं, है ना। पेंशन की बात कर रहे हैं, 50 वर्ष से ऊपर के मुसलमानों को पेंशन देंगे वो। तो ये मैं कहता नहीं गलत है, उन्होंने वहाँ का मैंने कहा भी नहीं कि उनका वोट परसेंटेज है कि उन्होंने, हाँ वहाँ का उन्होंने जो स्टडी किया होगा, इनके पीछे क्राइटेरिया क्या होता है, जो इनके आयोग बने हैं वो स्टडी करते हैं, वो राज्य सरकार के पास रखते हैं, जैसे कर्नाटका में रखा होगा, चाहे यहाँ रखा होगा। उनको लगा होगा कि हाँ ये इस चीज़ के हकदार है, तो उन्होंने बात रखी होगी और इसलिए उनके वो एक मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा होगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गलत और सही वाली बात नहीं है। बात यह है कि जब आप किसी चीज का विरोध कर रहे हैं और उसी का साथ भी दे रहे हैं, ये दोहरा चरित्र है। या तो आप कहिए कि हाँ वो जय सही है, या तो आप कहिए कि नहीं बिल्कुल, चाहे कोई भी कारण हो, है ना, मेरे लिए बस धर्म ही आगे है और धर्म भी आगे, उस चीज का आपका व्यवहार भी दिखना चाहिए, है ना। जय श्री राम कहना हम भूल जाएंगे, जय जगन्नाथ करने लग जाएंगे, अयोध्या अगर हरा दे आपको तो वो सब तो गलत है ना। कि मतलब हमारे लिए भगवान तो भगवान है, हर वक्त हमारे लिए भगवान है और हम उनकी आराधना करते हैं, इसलिए करते हैं ना कि हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। जब हम उनसे प्रेरणा ही ना लें तो हम काहे के, इंसान तो सबसे पहले हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, है ना, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो तो पहले इंसान है ना। हमें वो समझना होगा कि जो बात को कहना और उस चीज़ के साथ खड़े हो जाना उल्टी तरफ, तो और मीडिया को देखिए, मीडिया इस पे बहस करा सकता था, 10 बार बहस होती तो उन पे, मोदी जी पे कम से कम ये स्टेटमेंट तो, हेट स्पीचेस तो नहीं आते, लेकिन वो भी हुआ। तो इसका मतलब मीडिया का कहाँ इंटरेस्ट है, साफ सी बात है, सब चीज़ जाहिर है, ये तो मैं कह रहा हूँ। और आगे इसका नतीजा उनको देखने को मिलेगा। मैं आगे आप अभी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, आप देखते जाइए, सुनते जाइए, मैं लॉजिक के साथ दूंगा। यहाँ तक कि उन्होंने जो इमाम और मौजन्स जो थे उनको 10,000 और 5,000 रुपये देने की बात की, काजीज को गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटमेंट करने की बात की जो क्वालिफाइड होंगे, तो है ना। 100 करोड़ रुपए उन्होंने जो नूर भाषा के नाम पे आगे फंड एलोकेट किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें कई चीज़ें सरप्राइजिंग फैक्ट है जो आपके सामने है कि मैंडेट जो है वो टीडीपी, जेएसपी, बीजेपी अलायंस को कहाँ मिला, आंध्रा में मिला। 175 सीटों में से 135 सीट्स अकेले टीडीपी जीती आई। इसका मतलब ये तो देखो, उनकी राजनीति तो जीवित हो गई दोबारा, क्योंकि उन्होंने इसकी राजनीति की बीजेपी का इस्तेमाल किया। अब क्या बीजेपी उनका इस्तेमाल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी तो वक्त बताएगा, है ना। लेकिन वो उस अलायंस के साथ एक खड़े होकर, मुझे लगता है इन्होंने आगे का अपना जो मुद्दा, जनता हो सकता है कि मीडिया ने इस चीज़ को छिपाए रखा, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद तो अब जग जाहिर है और धीरे धीरे उनके काम से दिखेगा। या तो उन्होंने भी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए वादे किए हैं, ये भी पॉसिबल है, सत्ता में आने के बाद वो भी पीछे हट जाएं, लेकिन ये तो वक्त बताएगा। कुछ चीज़ें वक्त के फ्यूचर में छोड़ देना चाहिए। लेकिन अब इसका नतीजा
ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा समाज नहीं है, उन्होंने कई चीज़ों को समझा भी है। अब जितने भी देखिए भगवान राम के जितने भी तीर्थ स्थान हैं, चाहे वो फैजाबाद अयोध्या का हो सीट, चाहे बांदा चित्रकूट का सीट हो, चाहे सीतापुर हो सीता माँ का है, रामेश्वरम का हो ये भी राम जी का, कृपाल का है सीट, कर्नाटका का है ना, कृपाल कर्नाटका में है जो बर्थ प्लेस लॉर्ड हनुमान का। तो देखा जाए कि भगवान राम ने ही इनको सत्ता से हर जगह हटाने की कोशिश की है। वहाँ से वहाँ की जनता ने इनको दरकिनार किया। ये बात अलग है कि मैंने कहा ना कि दिल्ली की 7 सीटें आ गई, बिहार में उतना अच्छा रिजल्ट और भी आ जाता, लेकिन उनको एक तेजस्वी ने अकेले जितना भी किया। और एक चीज़ मैं पिछले वीडियो में भी बताना भूल गया कि लालू यादव की परिवारवादी जो सोच है, उन्होंने एक पार्टी को, अपने बेटे को वहाँ एक बिल्कुल बनाए रखने के लिए उन्होंने, चाहे वो पप्पू यादव हो चाहे वो कन्हैया हो, उसको दूर रखने की कोशिश की। इसका नतीजा उनको 6, 7, 8 सीटों पे नजर आया और मिला है, जिसका जनता ने उनको एक थपेड़ा मारा है। कहा कि देखो, जब देश हित की बात होती है तो वहाँ परिवार की बात नहीं होती है, पहले तो अपने देश हित की बात कर लो, है ना। और वही कारण है कि 6, 7 सीटें तो सीमांचल की हाथ से निकली है उनके, है ना। तो जनता, कहा ना, जनता जनार्दन है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जवाब देती है, और वो समझ रही थी कि वहाँ ये चीज़ें हैं। और यही कारण है कि उन्होंने नीतीश को फिर भी सुशासन बाबू के तौर पे ज़्यादा वेटेज दिया, सब कुछ जानते हुए भी। और यही कारण है कि इंडिया अलायंस वहाँ कुछ सीटों से, आज मान लेते हैं 15 सीटें वो पीछे रह गई और 15 वो आगे हो गए, तो सोचो आप कितना बड़ा असर हुआ है। इसके बाद भी जब बार बार अब मीडिया ये दिखाने की कह रही है कि बनी तो सरकार मोदी की, ये सरकार अब एनडीए की बनी है। 50 बार, पहली बार जो 5 बार नहीं बोले गए एनडीए शब्द, वो 50 बार बोले जा रहे हैं। और 1.5 घंटे का स्पीच साफ साफ जाहिर करता है कि वो चुनावी भाषण था। आने वाले वक्त में मध्यावधि चुनाव, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं मैं, आने वाले वक्त में मध्यावधि चुनाव की एक झलक आपको वो 1.5 घंटे की स्पीच में मिलता है, जो चुनावी वादे का एक तस्वीर है, जो वो दिखाना चाह रहे हैं कि अलायंस, मैंने जो आज कह दिया, जनता मेरी बात पे भरोसा करती है, वो मान गई और मानेगी। इसलिए यहाँ पे आप समझिए, या तो मेरे साथ रहिए, या तो दोबारा चुनाव होगा तो मैं दोबारा अब ये कसर भी पूरी कर लूँगा। अदरवाइज उनको मैंडेट नहीं मिला तो आराम से, अगर मैं उनकी थोड़ी नैतिकता मानता, तो ये मानता कि अगर वो अपनी जगह गडकरी जी को सीट देते। गडकरी, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे गडकरी का नाम मैं बार बार क्यों लेता हूँ, मैंने पिछली बार 2 ही नाम लिए थे और कहा था कि सरकार बीजेपी की ज़्यादा चांसेस है। 90% जब बोल दिया तो बचा क्या। उसके पीछे कारण था कि मुझे पता है कि ये सत्ता को नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे तो पीएमएलए एक्ट में अंदर जाएंगे, है ना। ये भी बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, है ना। क्योंकि हो सकता है कि अब 5 साल में उस पीएमएलए एक्ट में सुधार किया जाए, क्योंकि इस बार हालत खराब हो गई थी कि अगर सरकार नहीं बनी तो क्या होगा, है ना। क्योंकि उस एक्ट में सुधार किया जाए और जो नेता विपक्ष के हैं वो लोग बाहर आए, तो ये पॉसिबिलिटी है इस 5 साल में, चाहे वो अलायंस की बने या एनडीए की बने या इंडिया अलायंस की बने। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात, मैं गडकरी जी का नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि उनकी एक अच्छी इमेज, और उनके उस पर आकर जो है आरएसएस का भी उनको सपोर्ट रहेगा, और उनके आकर महाराष्ट्र में उनके जो शिवसेना के साथ आने की उम्मीदें उनकी बढ़ जाती है। जबकि शिवराज सिंह चौहान ने 100% रिजल्ट दिया है, 8 लाख से ऊपर वोट लाकर उन्होंने मोदी जी को दिखा दिया कि तुम मुझे नष्ट खत्म करना चाहते हो तो नहीं कर पाओगे, है ना। वो उसके पीछे उनको ना बनाने का, क्योंकि वहां तो ऑलरेडी 100% और इलेक्शन भी नहीं है अभी हाल में, जबकि महाराष्ट्र में भी हाल में इलेक्शन है। और एक गडकरी उनके पास बहुत बड़ा चेहरा था, जो कि सारे ये जो जितने अभी मैं बातें कह रहा हूँ एनडीए अलायंस के खिलाफ जो बातें आ रही है, कि जो आपने बोला बार बार मुस्लिम वोटों को लेकर, आरक्षण को लेकर, किसने बोला? मोदी जी ने बोला। गारंटी किसकी थी? मोदी जी की थी। तो बहुत सारी चीजें, ये मैं बीजेपी के हित की बात कह रहा हूं। अदरवाइज आपको आने वाला भविष्य बताएगा कि या तो विपक्ष ये खत्म करने में कामयाब हो पाएंगे, और या दूसरी बात आप लिख लीजिए, जब मैं कविता 5 साल में लिखकर सच्ची सच्ची बातें कह रहा हूं, तो या तो दूसरा, मैंने कहा ना, या तो ये खत्म कर पाएंगे, और या दूसरा कंडीशन ये रहेगा कि जो सत्ता है, जनता इन तीनों ही पार्टियों को बिल्कुल बुरी तरह नकार देगी। हालांकि इनके पास सब्स्टिट्यूट नहीं है अवेलेबल, उसके बावजूद भी सब्स्टिट्यूट निकल के आएगा, खासकर बिहार में। और जो टीडीपी की बात हो रही है, तो टीडीपी में भी है, लेकिन फिर भी कहा ना कि जो उन्होंने वो काम ही नहीं किया जो कि जनता में भरोसा किया था, लेकिन उसके बाद भी जनता एक बार के लिए तो सबक सिखाएगी।
तो ये दोनों ही चीज़ें हैं। और उससे अगर अलायंस बीच में मध्यावधि चुनाव हो गया, अलायंस की गवर्नमेंट बनी, तो शायद कुछ पॉजिटिव इलेक्शन हो और वो भी अवेयरनेस पहले लोगों में हो, ज़्यादा जरूरी है। तो मोदी जी मात्र 1.5 लाख, कहाँ 5 लाख से जीते थे, कहाँ 1.5 लाख पे आ गए, और वो भी कितनी रैलियां की हैं वो मैं आगे बताऊंगा। राजनाथ सिंह का नाम मैं क्यों नहीं बोल रहा कि राजनाथ सिंह जी वो नेता हैं जो सबसे पहले इन्होंने अपने परिवार को आगे किया, इन्होंने भी, और सबसे पहले घुटने टेके इन्होंने भी। हर वक्त पिछलग्गू बनकर जो मोदी जी से जिनका बड़ा कद रहा शुरुआत से ही, चाहे वो गडकरी जी थे, चाहे शिवराज चौहान थे, चाहे वो आपके जो है राजनाथ सिंह जी थे, लेकिन इन्होंने कहा ना कि बहुत हद तक आडवाणी को पीछे करने में भी इन्होंने अपनी भूमिका निभाई, है ना। मैं गडकरी जी का तो पूरा नहीं कहता, लेकिन हाँ राजनाथ सिंह जी का रहा, और ये सब कारण जो है। और स्मृति ईरानी तो देखिए कांग्रेस के साधारण वर्कर से हार गई, है ना, वो भी मोदी जी से ज़्यादा वोटों से हारी है, 1.67 लाख। तो ये चीज़ें हैं कि अब वोट बैंक जो बीजेपी को, मोदी जी को तो नहीं मिला, हाँ अलायंस को, एनडीए को 101% मिला, क्योंकि कई राज्यों की में इनकी रणनीति काम की। वोट बैंक बीजेपी का जो डिक्लाइन हुआ है हर स्टेट में, बहुत सारे स्टेट में, जैसे यूपी में 50 से मैंने कुछ राउंड फिगर लिया है, 50 to 41 हो गया। बिहार में 23.58 से घट के 20.52 हो गया। राजस्थान में तो 59 से गिरकर 49 हो गया, और यहाँ तक कि एक सीट तो 1600 वोटों से ही हारे हैं केवल। उत्तराखंड में 62 से सीधा 57 हो गया, आप देखिए। महाराष्ट्र में 27.27.59 से 26.18 हो गया, जबकि इसमें भी समझिए कि शिवसेना और ये सब चीज़ें टूट गए थे। हरियाणा है ये 58 से 46 हो गया, जहाँ के आगे इलेक्शन भी होने हैं। और वेस्ट बंगाल में भी 40 से घटकर 38.73 हुआ है। तो अब देखिए कि कितना ज़्यादा अंतर आया है। बीजेपी फाइटेड 428 सीट्स, और जबकि जीते 282। वोट परसेंटेज 31.34 था, ये 2014 का डाटा है। जबकि 2019 में ये 436 सीटों पे जीते, लड़े, 303 जीते थे। और आपको बता दूं 2014 का चुनाव बिल्कुल झूठ पे आधारित था। बहुत बड़े बड़े झूठे जुमले बोल बोलकर, बड़े बड़े सपने दिखाकर जनता से वोट लिया गया। तो 2014 कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और झूठ बड़े वादे, उसका नतीजा है ना। बार बार उसको फिर मोदी है तो मुमकिन है करने की कोशिश की गई, और उसको अगर आप 2019 में देखें तो बिल्कुल राष्ट्रवाद पे चुनाव लड़ा गया था। जो पुलवामा की और सर्जिकल स्ट्राइक का एक पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिली, नोटबंदी का पूरा असर नज़र आया नहीं था, और कई चीज़ें ऐसी थी जो कि जनता समझ नहीं पाई थी, इसलिए वो मिला। और जबकि 2024 का इलेक्शन मीडिया मैनिपुलेटेड इलेक्शन रहा, और इसलिए उसके बावजूद भी 240 में से 240 सीटें मिली 440 में से, और वोट बैंक काफ़ी खिसका है। और यहाँ अगर मीडिया सही रोल अदा करता, बिल्कुल न्यूट्रल, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि किसी का आप फेवर करिए, मीडिया का रोल हालांकि विपक्ष के साथ खड़ा रहने का होता है, सरकार से प्रश्न पूछने का रहता है, वो तो मिला नहीं। उल्टा उन्होंने विपक्ष से सारे प्रश्न पूछे, यहाँ तक कि ऐसे ऐसे शब्द बोले गए, मुझे नहीं लगता वो मीडिया में बने रहने के काबिल हैं। मैं खुल्लम खुल्ला पूरे तथ्य के साथ ये बात कह रहा हूँ, है ना। और अगर आप में से कोई व्यूअर चाहे तो वहां तक पहुंचा भी दे। यूपी की जो 31 की रैली सीट्स जो थी वो डिक्लाइंड कहाँ हुई, 62 से गिरकर 33 तक। बिहार 20 रैली की, है ना, ये यूपी में 31 रैली की थी मोदी जी ने, ये मैं बता रहा हूँ उनकी रैलियाँ। बिहार में 20 रैली की और सीट 17 से गिर के 12 हो गया। महाराष्ट्र में 19 रैली की इन्होंने और सीट 23 से 9 पे आ गए। वेस्ट बंगाल में 21 रैली की इन्होंने, सीट गिर के 18 से 12 हो गया। हरियाणा के अंदर भी सीटें डिक्लाइन की, 10 में से 5 हो गए। राजस्थान में 24 से घट के 14 हो गया। पूरे 206 रैली की, है ना, रोड शो रैली, और 80 से ज़्यादा इंटरव्यू लिए इन्होंने, मीडिया ब्रीफिंग की। अमित शाह ने 221 और 118 किया, है ना, 221 रैली और 118 मीडिया ब्रीफिंग और इंटरव्यूज़ किए। राहुल गांधी जबकि 107 पे ही रह गए। इनको सीखना चाहिए कि उस एज में और इस एज में अंतर होता है, उसके बाद वो इतने हैं तो इनका रैली क्यों नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है इनके पास फंड नहीं था। फंड नहीं होने के कारण जो है बहुत कुछ फर्क पड़ता है, यानी कि रिसोर्सेज के मामले में वो इनसे कई गुना ज़्यादा थे यहाँ पे। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो बातों को, मुद्दों को बहुत ही बखूबी रखा, वो काबिले तारीफ रहा है। पूरे इलेक्शन में मुद्दे से ये नहीं भटके
और हाँ, ये ज़रूर है कि कई और मुद्दे थे ऐसे जो कि बन सकते थे, जैसे मैंने कहा ना टीडीपी का जो मुद्दा था, वहाँ का जो हिंदुत्व के बेल्ट में हिंदुत्व के नाम पे जो वोट लिए जा सकते थे, तो असली चेहरे दिखाए जा सकते थे। मीडिया का बेशक रोल ज़्यादा नहीं होता, लेकिन बार बार चीज़ें जो हर एक प्रवक्ता पार्टियों में कहता तो बहुत सारा फर्क पड़ता था, लेकिन और फर्क नहीं पड़ा। जबकि तेजस्वी यादव ने सबसे ज़्यादा 251 इधर रैलियाँ की, अखिलेश ने मात्र 73 की। तो ये चीज़ें आपके सामने है, उसके बाद ये नतीजा आपके सामने आया। अब ऐसे में मैं फिर से उसी क्वेश्चन पे आ जाता हूँ कि किसकी हार किसकी जीत। अननेचुरल अलायंस, पावर शेयरिंग जो है, इन सब चीज़ों का नतीजा तो महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और बिहार आपको बताएगा। कई जो आज जो मिनिस्ट्री मिलेंगे उस पे दिख जाएगा कि जो होम मिनिस्ट्री किसको दिया जाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री किसको दिया जाता है। क्या इन दोनों मामलों में केंद्र सरकार नहीं झुकती? तो ऐसे में एजुकेशन, डिफेंस, एजुकेशन में भी बता दूं कि वो एजुकेशन में चेंजेस लाना चाहते हैं, है ना, और उसमें पॉलिसीज में कई चेंजेस लाना चाहते हैं। तो इतना आसान नहीं है मिनिस्ट्री को सौंप देना, लेकिन उसके बावजूद भी ये देना थोड़ा आसान है। रेल मिनिस्ट्री तो मुझे लगता है कि 101% पावर एंड माइनिंग जो है वहाँ पे सारा का सारा खेल जो है नेचुरल रिसोर्सेज का है, जो बेचा जा रहा है। तो ऐसे में कैसे वो देंगे? रेल मिनिस्ट्री में बुलेट ट्रेन वाला प्रोजेक्ट है। तो ये सब चीज़ें आज कितना सरकार झुक रही है। हालांकि झुकने में भी देश अब अगला चेहरा देखेगा। पिछला चेहरा देख चुका है, 10 साल में ज़्यादा देखा है। 10 साल के पहले के चेहरे दिखाए नहीं गए हैं लोगों को, लेकिन आगे कितना झुक के कितना काम करते हैं वो आगे वक्त बताएगा कि मुस्लिम आरक्षण पे क्या होता है, यूसीसी पे, ओपीएस पे, अग्निवीर पे, ये सब चीज़ें क्या होती है, जातिगत जनगणना की जो बात होती है उस पर क्या होती है। अब अंत में मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट चीज़ों बता रहा हूँ कि आखिर किसकी हार और किसकी जीत, जो मेरे अकॉर्डिंग है। उन लोगों की उम्मीदों की जो अति उत्साह में विरोधी को कम आंक बैठे, ये उनकी हार है। उन्होंने सोचा कि मोदी जी इतना तो जाएंगे नहीं कि वो सत्ता को जो है टीडीपी के साथ उनकी सारी बातों को मानेंगे, लेकिन ऐसा आपने देखा बंद कमरे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो वक्त बताएगा। जन कल्याणकारी लोकतंत्र को पूरी तरह से ध्वस्त करना चाहते थे जो लोग, वो नहीं कर पाएंगे अब, क्योंकि विपक्ष के स्ट्रॉन्ग विपक्ष उनके सामने अब आ चुका है। जो जनता को मूर्ख समझ बैठे थे, जो मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यम से जनता को हर बार उल्टे पुल्टी चीज़ें दिखा रहे, तो उनको भी दिखाई देगा कि इतना तो आसान नहीं है। हाँ, यूट्यूब बंद कर दीजिए और भी कई चीज़ें करिए तो बात अलग है। जो किसी न किसी स्वार्थ में दोहरे चरित्र वाली सरकार के पक्षधर रहे, ऐसे लोग, उनको भी दिखाई दे गया कि वो राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठ तो जाते हैं, लेकिन जनता को कुछ भी कहते हैं, जनता के समझ में वो चीज़ें नहीं आती है। जनता समझ रही है, और इसका आपको कई जगह मीडिया के साथ जो किया गया है अभी पिछले इलेक्शन के दौरान, वो मीडिया ने उसको कवरेज को दिखाया नहीं, क्योंकि उससे उन्हीं की बेइज्जती होती, लेकिन उनको पता है उनके साथ हालत क्या हो रही है आजकल। जिनका असली चेहरा सामने आ गया, इनकी भी हार है। सबको पता चल गया कि ये सब हिंदुत्व केवल मुद्दा है, उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। या वे जो मुद्दे से भटक गए, उनकी भी हार है। वो बार बार कभी मटन से लेकर मुजरे से लेकर पता नहीं अपनी जो कहते हैं ना भाषण शैली के लिए, जिसके लिए दुनिया उनको मानती है, पता चल गया कि टेलीप्रॉम्प्टर से क्या बोला जाता है और सच्चाई में क्या है, और कितनी नॉलेज है, कितनी वो जानकारी रखते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें सामने नज़र आ गई हैं, है ना। और मुद्दे से बार बार भटक गया। अदानी अंबानी की बात तो ले आए, लेकिन जब ये कहने लग गए विपक्ष की भाई अब उस पर एक्शन लो, तो वहाँ पे फिर वो चेहरा ही, वो मैटर ही गायब हो गया। वो चेहरे, सबसे बड़ी चीज़ मैं कह रहा हूँ, जो बहुत बड़े नेता हो गए, जिनको जनता ने इतनी बार अपना प्यार दिया, लेकिन वो मौन है। चाहे वो आरएसएस के हैं, चाहे वो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो विपक्ष में बैठे और सरकार की जो चरणों में बैठ गए, या विपक्ष में बैठ के भी वो अपनी बात को नहीं रख पा रहे, चुपचाप ये सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ मिले देश हित में। मैं बिल्कुल उनको सबसे बड़ा देशद्रोही मानता हूं कि ऐसे लोग जो बुद्धिजीवी ये समझते हुए भी देश हित की बात नहीं कर पा रहे। मैंने अपना फर्ज निभाया, मुझे मतलब नहीं है ना। मैंने भी बहुत जोखिम लेकर, हर कोई बात कहता है सरकार के साथ चलना बहुत आसान है, विपक्ष में रहना बहुत मुश्किल है, धारा के विपरीत चलना बहुत मुश्किल है, सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी मैंने अपना फर्ज निभाया। लेकिन जो लोग जितने बड़े पद पे बैठे हैं और उतने ही मौन बैठे हैं, वो उतने ही ज़्यादा गुनहगार हैं, जो ये मेरा मानना है। ये उनकी हार है ना। या जिनके मुद्दे ही गिरवी हो गए, ये उनकी भी हार है कि आगे वो अब किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे और वो उन चीज़ों की ही बात करेंगे जिसकी बात वो जनता में करते आए हैं। लेकिन जीत एक की हुई है, अदानी अंबानी मीडिया, मलाईदार मंत्रालय वाले लोगों की जीत हुई है।
उन्होंने 50-60 सीटों पे ऐसे प्रभावित उसके बाद भी किया, चाहे वो कॉरपोरेट के माध्यम से किया, चाहे वो शेयर बाजार के माध्यम से किया, चाहे वो मीडिया के माध्यम से किया। मैंने अभी बता ही दिया आपको कि मीडिया में TV18 के आप सारी चीज़ों को ले लें, E18 के ले लें, जो खुद अंबानी जी कह रहे हैं कि कितने 800 मिलियन लोगों का व्यूअरशिप हो गया आज उनके पास, है ना। फ्री में उन्होंने जियो टीवी के माध्यम से डिजिटल टीवी पे भी फ्री में उन्होंने दिखाया, ऐसे नहीं दिखाया, वो वहाँ कमा रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा ये चीज़, उन्होंने उस चीज़ को भी कमाया है। तो ये सारी चीज़ें जिन्होंने नैतिकता का ध्यान रखा और उसके बाद भी जो है संसाधनों की कमी में सरकार बनाने से चूक गए, या वो जनता जिन्होंने दिन में तारे दिखा दिए, है ना। ये जीत उन जनता की भी है जिन्होंने ये तो दिखा दिया कि तुम चाहे जो मर्जी कर लो, हम अपने आप में भी मायने रखते हैं। इस चीज़ को भी हमें इस पे समझना, जिन्होंने ये जनता ने देखा जाए तो दिखा तो दिया ये, है ना। और आपको मैं अभी हाल में कहूँ भी कि जैसे अभी कल का ही स्टेटमेंट देख रहा था, जैसे वेंकैया नायडू हैं जो वाइस प्रेसिडेंट, पूर्व राष्ट्रपति, जो हमारे उपराष्ट्रपति रहे हैं, है ना, या राम माधव जी हैं जो RSS विचारक रहे हैं, बहुत लंबे लंबे समय से हैं लोग। तो इन लोगों ने भी जैसे अभी महात्मा गांधी की या अम्बेडकर की या किसी की भी बातें की, ये सब चीज़ें अभी दिखा रही है कि ये आईना तो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वन मैन शो ये रोक नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल आने वाला वक्त जो है वो चीज़ों को सामने ज़रूर लाएगा, और जनता की जीत अभी बहुत बहुत लेवल पे 80% तो जीत हो गई है, 20% की कसर रह गई है। और मैं इसीलिए ये बातें कह रहा हूँ कि आने वाला वक्त आपको जरूर ये चीज़ों को सामने लेकर आएगा, सारे तथ्य और भी अच्छी तरह से उजागर होंगे। जैसे अभी 30 लाख करोड़ की जो बात कांग्रेस ने उठाई है, उसके JPC की जो मांग की है, वो मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ही जायज़ है। और क्योंकि मैं उसमें जो शेयर बाजार में डीलिंग लोग हैं उनको पता है कि किस तरीके से फ्यूचर ऑप्शंस में काम किए जाते हैं। 418 लाख करोड़ तो ऑप्शंस में ट्रेड होते हैं, तो आप समझिए एक एक दिन का ऐसे ऐसे आंकड़े जो होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जैसे कि अभी मार्केट कैप की बात करें कि जी लिमिटेड को जो मार्केट वाइड पॉजिटिव लिमिट जो है उनका 95% से बढ़कर हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, तो उसको बैन किया गया था। 7 जून की बात है, अभी 2 दिन पहले की बात है। तो इतना तो कन्फर्म है कि अब धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। आने वाला वक्त कैसा होगा, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाला भविष्य ज़्यादा सुनहरा होगा। कई बार दर्द के बाद चीज़ें अच्छी आती हैं, और सत्ता ने एक बार, मैं बिल्कुल किसी मोदी जी या कोई और भी व्यक्ति के मैं खिलाफ तो नहीं हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि सत्ता पाने के लिए अगर कहीं वो झुक जाते हैं या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, चाहे वो कॉरपोरेट के सामने कर रहे हैं या कहीं पे भी घुटने टेके, मैं इसके खिलाफ हूँ कि देश हित सबसे सर्वोपरि है, राष्ट्रहित सबसे ऊपर है, उसके बाद ही उसी से सारी नीतियाँ और नियत जो है निर्णय होते हैं। और एक बुद्धिजीवी वर्ग का काम होता है कि जब विपक्ष कमज़ोर हो जाए तो वो विपक्ष के साथ खड़ा हो, जो कि मैंने करके अपने आप को एक तरीके से दिखाया है। जो अवेयरनेस मुझे जो लगा है, जो मैंने बात कही है, तथ्य के आधार पे कही है, बड़े रिसर्च के साथ कही है। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझेंगे। जहाँ पे भी आपको कोई सुझाव है, वो आमंत्रित करता हूँ आप उसको रखें। आने वाले वक्त में हो सकता है मैं फिर से एजुकेशन वाले वीडियोज़ सामने आपके लाऊं, लेकिन आपको अच्छी सरकार की शुभकामनाएं देता हूं। मैं मानता हूं कि मेरी जो पोएम में जंगल में चुनाव कविता के अंदर मैंने हंग गवर्नमेंट यानी कि त्रिशंकु सरकार की बात शुरुआत में की थी, और वो ऐसा हो भी गया, क्योंकि सरकार चाहे किसी की भी बनी हो, है तो आज मजबूर सरकार ही, है ना। तो इसीलिए जो है मैं मानता हूं कि शायद ऐसी नौबत ना आए, क्योंकि मैंने तो कविता में पहले ऐसा आभास किया, और हो सकता है वो बात भी सही हो, लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि राष्ट्रहित में जो सरकार बने उसको कैसे भी करके राष्ट्रहित में, जनता के हित में वो चलाए, है ना, आगे बढ़ाए, 5 साल पूरा करे, बीच में चुनाव की नौबत ना आए और सरकार अच्छी चले। और जो विपक्ष और दोनों के साथ, और TDP और JDU के साथ का जो अलायंस हो सकता है, लोगों को अंतरात्मा को जगाए, उनको सोचने के लिए मजबूर करे कि राष्ट्रहित में क्या ज़रूरी है। और कुछ मंत्रालय ऐसे जिसकी मैंने बात की, वो ऐसों के हाथ में आ जाए जहां से ये जो कॉरपोरेट का धंधा है वो बंद हो। ये ज़रूरी है कि मीडिया और कॉरपोरेट पे अंकुश लगना चाहिए, जो मैं राष्ट्रहित में मानता हूं कि सबसे पहली प्राथमिकता है। और सरकार अच्छी चले, इसकी सभी को शुभकामनाओं के साथ, क्योंकि सरकार अभी बनी नहीं है, बनेगी। ये वीडियो मैंने आपके सामने रखा है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को अगली सरकार की शुभकामनाएं। और थैंक यू अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मेरे व्यूअर्स
छोटे मोटे थोड़े बहुत हैं, क्योंकि ये मेरा प्राइमरी जॉब तो बिल्कुल नहीं है। मैं अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे मोटिवेट करेंगे। थैंक यू।